क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? ऋतु प्रवास का मतलब होता है प्रवास यानी कि अपना आवास बसाना जहाँ पे, या कहते हैं प्रवासी होते हैं ना, प्रवासी कहीं और जाके बसते हैं। और ऋतु का मतलब समय के अनुसार या मौसम के अनुसार उसे बोलते हैं। तो नेचर भाव की खोज में ये तो हो नहीं सकता। वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता ये भी नहीं हो सकता। फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति सभी छोड़े जाते हैं, तो कुछ लोग ही तो जाते हैं। तो लोगों को अपनी यानी कि अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी जीविका बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है समय के अनुसार प्रवास करना पड़ता है, उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। 32 क्वेश्चन इसमें है। मैंने बताया था कि सेल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, इस ये जो है आग्नेय सेल के 2 भेद हैं, एक तो अंतर्भेदी एक बहिर्भेदी। अंतर्भेदी वे होते हैं और बहिर्भेदी कौन से होते हैं? और अवसादी सेलें और कांतिन सेलें, इनमें हमें छांटना है। तो अंतर्भेदी कौन से होते हैं? जैसे बेसाल्ट। और बहिर्भेदी कौन से होते हैं? होता है ग्रेनाइट। और ये हो गया ए और ये हो गया बी। और अवसादी सेल कौन से होते हैं? चूना पत्थर। और चूना पत्थर में कोई भी जीवाश्म होता है ना, जीवाश्म नहीं होता उसमें। और कांतिनित सेल होता है यानी कि बलुआ पत्थर, ठीक है ना। यानी कि ये सी हो गया और ये डी हो गया। अवसादी सेल भी होते हैं जो जिसमें जीवाश्म नहीं होता, जो उससे बनते हैं अवसादी सेल। कांतिनित सेल होते हैं जो चट्टान एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर स्थापित हो जाती है, उसे कांतिनित सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से चिनोक जो है एक पवन का नाम है। जैसे लू है ना, एक हवा का नाम है, गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहते हैं, इसलिए उनकी स्थानीय पवन है। ये कहाँ की पवन है? तो ये होती है प्रेरी की, ठीक है। कहाँ की है ये प्रेरी की है, ओके। जैसे सवाना हो गया, ये मैदान है सवाना, पंपास घास के मैदान है, ये वेल्ड, ये कहाँ पे चलती है? 34 क्वेश्चन। 34 वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? यानी कि भूमंडल, वायुमंडल, बरिमंडल और समताप मंडल। ये कहाँ पे करती है? जो रेडियो प्रसारण होता है वो जो चलती है ना, क्या कहते हैं, समताप मंडल में किरणें चलती हैं। ये हमारा जो रेडियो का प्रसारण होता है, जैसे टावर लगा देते हैं ना, वो कहाँ से जो रेंज है वो अपनी तरह आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 35, सुनहरी जरी जो है एक कपड़े का प्रकार है, ये किसकी किस्म है? तो ये कपास यानी कि कॉटन की किस्म है, सूती वस्त्र की। जनसंख्या घनत्व वे होता है कि 1000 किलोमीटर में जितने लोग बसते हैं उनकी संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर 1000 किलोमीटर में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो उसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होता है। 37 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो हम खनिज निकालते हैं, माइनिंग जिसे बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्खनन बोलते हैं। ये तो आप कर भी लोगे, इसका आंसर होगा उत्खनन, सब माइनिंग। 38 क्या है? उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बने। अगर जैसे कुछ लोग छाछ बनते हैं, टोकरी बनते हैं, झाड़ू बनते हैं, ये सब क्या है? छोटे छोटे जो है उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं। तो ये किसका सेफ है? ये लघु आकार का सेफ है। 39 तानाशाही के संदर्भ में इनमें से कौन सा? तानाशाही का मतलब होता है जो राजा होता है, जो शहंशाह होता है, उसे अपने अकॉर्डिंग चलने की जो है वो स्वतंत्रता होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, इसे तानाशाही बोलते हैं। वो गलत है, यानी कि कहाँ गलत है? तानाशाह द्वारा लेकिन निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। अंतिम निर्णयों के लेने की शक्ति में तानाशाही निहित होता है, हाँ। जो लास्ट निर्णय होगा वो केवल तानाशाह का होगा, जनता से जो है वो परामर्श नहीं करता। तानाशाह द्वारा लेकिन निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे चीन में होता है। तानाशाही में तानाशाह आधारित दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। जब वहाँ तानाशाही है तो वहाँ पर लोग प्रश्न उठाने का तो अधिकार उनको है ही नहीं, तो ये गलत होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। कृष्ण राज सागर बंध कहाँ पर स्थित है? ये किस नदी पर है? नदियों के किस पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बना है। कृष्ण के हिसाब से देख लेना, जो कावेरी नदी है। हिंदू जो उत्तराधिकार
जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में मृतक पिता की संपत्ति में, यानी कि जो पिता है अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी संपत्ति में किसका समान अधिकार है, उसमें पत्नी का भी है, पुत्र का भी है और पुत्री का भी है, तीनों का है। ये नहीं है कि अगर बाप मर गया तो केवल बेटे का अधिकार है। ये एक संशोधित अधिनियम आया है 2005 में हिंदू का। 42 का भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, यानी कि अनेकता में एकता मुहावरा इन नेताओं में से किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हमारे यहाँ विविध प्रकार की जो है कृषि ले लो या भाषाई ले लो, बोली ले लो या रहन सहन ले लो, वो सब क्या है विविध तरीके से है, इसीलिए हमारे यहाँ विविधता बहुत है हमारे भारत में। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन ये है कि जनपद का कार्य क्या है? जनपद पंचायत का, जिला पंचायत जिसे बोलते हैं, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है और जिला स्तर पर ये पंचायत है तो जिला स्तर पर विकास योजना तो निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि जिला पंचायत जो है ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण, हाँ जनपद पंचायत जो होती है वो ग्राम पंचायतों का जो धन वितरण है या फनी कह रही मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी जो योजनाएं होती हैं या काम होता है वो जिला परिषद की सहायता से करती है। तो इसमें बी तो सही है और ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, इसने कहा सूचना का अधिकार यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, अधिकार अधिनियम दो कथनों ए और बीच में दिया गया, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकारों के विभागों, केवल कहा इसने, यहाँ पे देखो दो बिंदु हमें क्या गलत कर दी, केवल थोड़ा ही हो तो पूरे देश के लिए लागू होता है ना, गलत। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय के पहले याचिका दाखिल, अरे कैसे भाई, सूचना का अधिकार तो एक हमारा क्या मानव अधिकार है, तो उसे हम कैसे थोड़े कि न्यायालय में दाखिल करनी पड़ेगी, मुझे न्यायालय में जो है याचिका दाखिल करनी पड़ेगी कि मुझे भी सूचना का अधिकार दो या मुझे भी जानकारी का अधिकार है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, वो गलत है। सुल्ताना का स्वप्न नामक एक कहानी है, इनमें से कौन सी थी? तो ये थी रुकैया बेगम की है, रुकैया बेगम कह रही रुकैया सखावत हुसैन की। ओके, 45 का। 46 का ले लो, गुलामगिरी जो है नामक पुस्तक, ये गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिराव फूले ने लिखी है। ओके, गुलामगिरी किसने लिखी है? क्योंकि जो ज्योतिराव फूले थे उसने भी बहुत सारी गुलामी का जो है सामना किया था, ये गुलामगिरी उन्हें खुद भी महसूस की थी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। भारतीय नागरिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है, यानी कि भारतीय न्याय की जो व्यवस्था है, इंडियन जुडिशरी अपीलेट सिस्टम मीन्स उसका क्या है कि ऊपरी अदालत के फैसले निचली अदालत को मान्य होते हैं? कतई नहीं। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत में उसका फैसला नहीं आया तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। देखो अभी 69,000 भर्ती का मामला चल रहा था, तो कुछ लोग जो है निचली अदालत से क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या है ऊपरी अदालत में अपनी याचिका दाखिल कर दी थी। ओके, तो ये जो आपको पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके व्यवहारिक होते हैं, है ना, आपके आसपास के वातावरण में या आपके आसपास के चारों ओर होने वाले जो घटनाएं हैं उनमें क्या भूमिका पॉलिटी निभाती है, वही क्वेश्चन जो है पॉलिटी पूछती है, ज़्यादा भयंकर नहीं पूछती। निम्न से मामले पर किसी भी कानून डिग्री न्यायालय के बहस कर सकता है, ये तो गलत है, ये थोड़ा है ना। और विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका की विशेषता का बंटवारा करता है, ये थोड़ा है ना, ये तो क्या करती है, संसद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसका क्या अंग है? सभी के कार्य को बताना, सरकार में जितनी भी नियुक्ति और जो निर्वाचन होते हैं वो सब कार्यपालिका का ही काम होता है। लोगों का समूह जो कानून लागू करने शासन चलना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मैंने अभी बताया। उच्चतम न्यायालय तो गलत, ये तो नहीं ना कि कार्यपालिका, तो न्यायपालिका का है। देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौम व्यवस्था अधिकार का उपयोग करता है, ये जो है ये भी न्यायपालिका का अधिकार। निर्वाचित प्रतिनिधि भी, तो ये बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा। अनुच्छेद 22 में क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। ये जो है गिरफ्तारी के दौरान नाशक द्वारा से बचने का अधिकार, ये 19 में दिया गया है, 19 सी या डी में दिया गया है, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का उपकार ये 32 का है। ओके, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो लोकसभा में हमें सबसे जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में है? लोकसभा में प्रधानमंत्री के हाथ में।
ये यहाँ अध्यक्ष लिखा हुआ है, देखा ना, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, यहाँ उपराष्ट्रपति, ये तो कार्यपालिका का होता है। और ये जो है इसमें तीनों राष्ट्रपति में तीनों सदन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस दोनों के निर्वाचित सदस्य। ओके। 51 उस प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के रूप में ABC कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनका क्या आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये अपने वातावरण लोगों का अध्ययन है, हाँ बिल्कुल सही है। लोगों के संबंध और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। और यह अतीत और वर्तमान, बिल्कुल पहले जो घटनाएं घटी हम उन्हें भी याद करते हैं, उनकी भी तिथि याद रखते हैं, पहले जो घटाया आप उनको और क्या अपने पुनः स्मरण में लेकर चलते हैं, तो तीनों की तीनों घटनाएं सही हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि जो सोशल और पॉलिटिकल के पाठ्य पुस्तकों में से किससे संबंधित वस्तु है। आपने देखा होगा जब आप अर्थशास्त्र की बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, देखो फिलोसफी तो आती नहीं, फिलोसफी तो ऊपर जाके आती है, जैसे इंटर से बाद में फिलोसफी अलग हो जाती है। इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं वो भी पॉलिटी में आते हैं, ओके। और मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आता है। तो ये अर्थशास्त्र में दोनों आ जाते हैं, सामाजिक दशा भी आती है और राजनीतिक जीवन भी आता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सही है। आप NCERT पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई गई है चीज़ें। NCERT आपको जो है ना बेस क्या, आपको हकीकत बयां करती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपके लायक सही है। आधी बुक तो क्या है कि केवल घुमाती घुमाती रहती है, मेन टॉपिक से भटकाती है। 53 यदि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्न से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यानी कि आपको हिस्ट्री के कोई जो घटनाएं हैं उनको आपको काल्पनिक लेके चलना है, उस पर प्रश्न पूछने हैं कि ऐसा हो सकता है। तो यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, हाँ सही। आगे देखते हैं, यह स्रोतों को पहचानने में और शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। और यह तिथि और घटना को याद रखने का, ये थोड़ा है ना कि हम तिथि को घटना को याद रखने के केवल उनका हमारा ये उद्देश्य है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतर, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपको क्या है कि वर्तमान के साथ जो भी तुलना करते हैं उससे लेकर आप अपनी जो कल्पना है उसको जो है वो सतर्क रहते हैं। सामाजिक शिक्षण विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वृत्तांतों का प्रयोग रीजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से साइंस टीचिंग में ना। नैरेटिव्स क्या होते हैं, तो इनमें से सबसे उचित कारण को चुनिए। कक्षा को मनोरंजक और सजीव बना सके। अवधारणा को, इसने कहा सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आप शिक्षण के लिए आप जो नैरेटिव्स हैं उनका प्रयोग क्यों करेंगे। अपने बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आप किनकी नैरेटिव्स का प्रयोग करते हैं वो पूछा है। तो क्या करते हैं, कक्षा को मनोरंजन और सजीव बना सके, अवधारणा को सजीव वस्तु के साथ या पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके और शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके, जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके। देखो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, हमें एक जैसे लग रहे हैं, तो हमें क्या है बेस्ट ऑप्शन इसमें से जो है वो चुनना है। सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है हमें अपने समाज के, अपने चारों ओर होने वाले या ऐतिहासिक घटनाएं, हमारे जीवन में उनका क्या असर पड़ा है, वो सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, तो वह बताना है। यानी कि अवधारणाएं जो है टू लिंक कंसेप्ट टू लिव लाइव रिलेटिव्स, यानी कि उनसे जोड़ करके चलना। ऊपर भी तो यही क्वेश्चन था कि वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने पे प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय आधार समूह यानी कि नेशनल फोकस ग्रुप NFG 2006 में आया था ये। 59 आप एक वर्ष में नियोजित, अल्पनियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, यानी कि उनको अल्पनियोजित भी, नियोजित भी और अनियोजित भी तीनों को दिखाना है। तो आपको कौन सा चुनेंगे, चक्र आरेख के द्वारा चुनेंगे, ठीक है ना। 60 का शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको यह अवधारणा उसका व्यक्तिगत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। और क्वेश्चन नंबर 61 का भूमंडलीय तापमान पर हुई परियोजनाओं का द्वितीय स्रोत क्या होता है। ये होता है कि मौसम वैज्ञानिक कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अवशेषित विश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि ये अपनी जो है अपनी
प्रोजेक्ट को अपने अनुसार जो है इसको पूरा करो और आकलन करो। इनमें से कौन सा आकलन, तो ये खुद ही तो करना है, उन्हें उसको आकलन सेल्फ असेसमेंट कहते हैं ऐसे। नागरिक शास्त्र के मामले में पाठ्यचर्या की ये रूपरेखा को एनसीएफ 2015 में बदलाव किया गया। एनसीएफ की जगह पे जो है वो सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान को जगह दी गई है। 64 निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा, इक्वलिटी भी होगा और कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे आप, लेकिन प्रतियोगात्मक तरीके से आप नहीं पढ़ाएंगे। 65 का संकलात्मक आकलन यानी कि क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव होता है कि सत्र समाप्त होने पर, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना, हाफ ईयरली और एनुअली, तो इसीलिए हाफ ईयरली पर तो होता है समेटिव फर्स्ट SA फर्स्ट और एनुअली पे होता है समेटिव सेकंड। ओके, ये होता है। आगे चलते हैं 66 की तरफ। मान लीजिए शिक्षक को कक्षा में 7वें पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो निम्नलिखित से कौन सी विधि सबसे उचित होगी। तो आप क्या है उसमें कुछ प्रतीक या कुछ साइन या कुछ फोटो दिखाएंगे ठंडा रेगिस्तान पढ़ाने के लिए, और कि ये लद्दाख की जो है वो ये जगह जो है ठंडी है और ये ठंडा रेगिस्तान की ये विशेषताएं हैं। आपको एक चित्र के द्वारा समझाएंगे, प्रतीक के द्वारा दिखाएंगे। उस प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिक लेखन को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो कौन सी विधि है, सोर्स मेथड, समस्या सावधान, ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ाना है। तो उसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा सोर्स होंगी, यह सोर्स यानी कि आप आपकी वो ले लो, तिथियां ले लो या फिर उनकी जो घटनाक्रम है वो ले लो, तो आपके पास उनके सारों के स्रोत होने चाहिए। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य फैक्ट पढ़ानी है, ना कि आपको मैप पढ़ाना है, जानकारी देनी है। इतिहास लेखन पढ़ाने के लिए तो आपको स्रोत होने चाहिए। एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार विद्यालयों का जीवन में किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो विद्यालयों को बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है। 69 निम्न से किसको दंडारेख द्वारा बचाया गया। देखो दंडारेख द्वारा हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें दिखाया गया केवल वर्षा को दर्शाया गया, क्योंकि वर्षा का जो मैपान है उसे दंडारेख द्वारा ही दिखाया जाता है। आर्द्रता वायुदाब में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसे दंडारेख द्वारा नहीं दिखा सकते। 70 लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम क्या है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, या वास्तविक स्थितियों की देखो वास्तविक रियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, रियल सिचुएशन को आपको बेस्ट ऑप्शन चुनने का जो है वो परामर्श देता है। तो इसीलिए जहाँ रियल ऑब्जेक्ट या रियल कंडीशन की बात हो आपको वो प्रेफर करना है ऑप्शन में। 71 गणितिज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक किस भाषा में से लिखी। वो केवल वो जो है बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में जो है अपनी नामक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। 72 निम्न से एक स्थान को निम्न से एक को स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहाँ बुद्ध ने पहली बार बुद्ध ने उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो सबको याद होगा। ठीक है ना, सांची स्तूप है, सांची में स्तूप है उसका। और संघ बोध ज्ञान निम्न से कविताओं में से राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। चोर चेल और पांडे, उसे चोचफा भी बोलते हैं, मुगदेंगर को चोचफा भी बोलते हैं, यानी कि चोर चेर पांडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पुलिस करने वाला पत्थर सांड, जिसमें अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में ये दिया गया था। तो ये मौर्य की एक प्रतीकात्मक थी, उस पर सांड का निशान बनाया गया था। तो ये है मौर्य सम्राट ने इसको, मौर्य वंश की ये एक क्या कहते हैं निशान है। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को निम्न से किसी सबसे पता है, रामानुजन दिया था। अभिलेखागार क्या होते हैं, जहाँ पे जो है ऐतिहासिक जो है पांडुलिपि या दस्तावेज को संभाल के रखा गया है, उसी को अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है ना, उसे बाहरी उसका नाम ही होता है अभिलेखागार, यानी कि ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। ऐसी जगह जहाँ पर जो है हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्चीव्स बोलते हैं। 12वीं शताब्दी के ये मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है।
इसमें विठल की पूजा पर बल दिया, यह सभी कर्मकांड का विरोधी था, या इसमें जाति नारी के प्रति व्यवहार में ब्राह्मण, इसने इसको तर्क दिया था कि जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा का तर्क का विरोध किया था। 78 दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदगा होते थे ना, के बारे में न्यूज़ से बदगा खां देखे, जैसे आपने वो सीरियल भी देखा होगा जोधा अकबर, उसमें बदगा खां के नाम से बहुत सारे जो है उनके भी होते थे सलाहकार। उसे किसको उसका चयन करना है। बदगा विशेष गुलाम थे जिन्होंने सैनिक सेवा के लिए खरीदा था और उन्हें राज्य से बहुत सी महत्वपूर्ण राज्य पदों के लिए दे दिया था, या खरीदे जाते थे। उन्हें राज्य में बहुत सी महत्वपूर्ण अन्य पदों पर काम करने के लिए खरीदा जाता था और प्रशिक्षित। बदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते, इसलिए मुल्तान पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इसलिए सुल्तान पर उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। वो केवल एक सलाहकार होते थे, तो इसलिए ये गलत है और बी सही है। ठीक है, हमने करा दिए थे। 83 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रह्म समाज युवा आंदोलन या रामकृष्ण परमहंस अलीगढ़ आंदोलन, इनके जो है सुधारक कौन थे। ठीक है ना, तो ब्रह्म समाज के थे, ये थे केशव चंद्र सेन, और युवा आंदोलन के जो युवा बंग आंदोलन था उसके थे सैनरी लुइस विवियन डिजोरियो, और रामकृष्ण मिशन के थे ये जो है स्वामी विवेकानंद, और अलीगढ़ आंदोलन के थे सैयद अहमद खान। ओके, जो वर्द गांधीवादी नेता पोटी श्रीमलाल मुल्लू निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। आंध्र प्रदेश में बैठे थे ये, जब सबसे पहला जो है 1952 में एक बहुत ही बुजुर्ग गांधी नेता पोटी राम लुल्लू की इसमें सपोर्ट में। वहादत ए दीन आथार सभी धर्मों की बुनियादी एकता हिमायती, इनमें से कौन थे। मौलाना आजाद थे। 86 का भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है। मध्य भाग से होकर गुजरता है। देखो, एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मगर, एक आंटी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, है ना। तो इसने कहा है भारत की, तो भारत के बीचों बीच से लेकर देखो गुजरात से लेकर उधर झारखंड लो, ये जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, मैं आपको ये जैसे ये मैप है जो ना, ये भारत का मैप है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये गुजरात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरता है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पृथ्वी दिन एक मतलब पृथ्वी पर जो दिन होता है किस के अनुसार होता है। देशांतरों की मध्य की दूरी गलत। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बिल्कुल सही है। वे दिन जिन पर दूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, गलत। और पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर होती है। वनस्पति के प्रकार, पौधों की प्रजातियां, ये कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से में होता है, ठीक है ना। तो जो है देखो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ होते हैं, ये होते हैं महोगनी। महोगनी जो होते हैं ये पौधा, ये उष्णकटिबंधीय जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहाँ होता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ में जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है साल के जो पेड़ होते हैं ना वो पतझड़ में होता है, क्योंकि पत्ते नहीं आते। कटीली झाड़ियाँ, छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ सबको पता होगा ये कहाँ होती है, तो ये होती है बबूल। और मैंग्रोव वन सुंदरी, ठीक है ना, मैंग्रोव वन में जो सुंदरी होती है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक एक शोध संस्थान निम्नलिखित माध्यम से कहाँ है, अंटार्कटिका पे है। 90 महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और देखो जैसे ये पूरा का पूरा हमारा संसार है, ओके। और इसके बीच से जो है वो ये ग्लोब मान लीजिए ऐसा है, इसके बीचों बीच से जो है वो क्या कहती है, विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। विषुवत रेखा होकर गुजर, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पे, है ना। तो उसने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा गर्म दिन होते हैं और यहाँ पे ये दक्षिण कहते हैं साउथ अफ्रीका का भी बिल्कुल मध्य भाग है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो ऊपर की ओर उठती हैं गर्म हवाएं वे नीचे और ध्रुव की ओर पर प्रवाहित ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर ठंड होती है।
शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। सही है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। मैं आपको मैथ के थ्रू पूरी जीके समझाऊंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज का जो है वो सेक्शन था हमारा वो सोशल साइंस का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और